तो क्या बता रहा था, ऑर्गेनिज्म का माइग्रेशन। हाँ, एक चीज बता रहा था कि जो मेमल्स है, मेमल्स आज इतने सक्सेसफुल क्यों है, क्योंकि वो होम्योस्टेसिस मेंटेन करके रख सकते हैं। थर्मो रेगुलेशन, होम्योस्टेसिस मतलब अपने अंदर के टेम्परेचर को क्या करना, मेंटेन करना। साथ ही साथ एक और चीज में आती है ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर को भी मेंटेन करके रखना। दोनों चीज कर सकते हैं, इसीलिए आज मेमल्स क्या है, इतने सक्सेस है। हर कई मेमल्स भरे पड़े इतने ज्यादा क्वांटिटी में। ठीक। तो अब देखो, फिर हमने माइग्रेशन पढ़ा। ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं। जैसे केला देव नेशनल पार्क है, कौन सा, केला देव नेशनल पार्क कहाँ पर है, भरतपुर राजस्थान में। जगह का नाम है राजस्थान में भरतपुर। ठीक है। तो यहाँ पर तो बहुत सारे तुम्हें वहां पे बर्ड सेंचुरी भी है, केला देव नेशनल पार्क में बर्ड सेंचुरी है। बर्ड सेंचुरी वहां पे बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड कहाँ से आते हैं, साइबेरिया से। साइबेरिया क्या है, नॉर्थ आर्कटिक के पास का एरिया है साइबेरिया। तो साइबेरिया से मूव करते हैं। साइबेरिया में बहुत ज्यादा ठंड जब पड़ने लगती है, तो ये जो बर्ड है वो यहाँ आते हैं। बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ अलग अलग टाइप की बर्ड्स, थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स कहाँ आते हैं, केला देव नेशनल पार्क में। ठंडी के सीजन में। ठीक। क्यों आते हैं, क्योंकि वो रीजन बहुत ज्यादा ठंड हो जाता है, तो फिर आते का है माइग्रेट करके केला देव नेशनल पार्क में। ठीक। ऐसे पूछते हैं, एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि सब वैसे मतलब पूछते थे पहले, अभी का पता नहीं क्योंकि बुक में दिया नहीं है। लार्जेस्ट माइग्रेशन किसका है, कौन से बर्ड का लार्जेस्ट माइग्रेशन होता है। ठीक है। लार्जेस्ट माइग्रेटरी बर्ड कौन सा है, आर्कटिक टर्न, आर्कटिक टर्न। ठीक है, सबसे ज्यादा माइग्रेशन करता है ये आर्कटिक टर्न। ठीक। तो ये हुआ माइग्रेशन के बारे में। याद रखना है, केलादेव नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ पर है, भरतपुर राजस्थान में। जहाँ की बहुत सारी बर्ड्स कहाँ से आती हैं, साइबेरिया से आती है। देन उसके बाद आता है सस्पेंशन। अपनी लाइफ को क्या कर देंगे, सस्पेंड का मतलब रोक के रखना। सस्पेंस का मतलब होता है कि आप अटैच भी हो और उसके साथ आपका रिश्ता भी खत्म नहीं हुआ है ना, ये होता है सस्पेंशन। मतलब आपने लाइफ को क्या कर दिया है, बहुत कम कर दिया। मेटाबॉलिक फंक्शन को क्या कर देते हो, बहुत कम कर देते हो, मेटाबॉलिक रेट बहुत कम हो जाती है। ठीक है, वो कहलाता है सस्पेंशन। कौन करता है, जो कि अब ऐसे माइग्रेट नहीं कर सकते ऑर्गेनिज, तो क्या करते हैं, जब जैसे बहुत जब उनके फेवरेबल कंडीशन नहीं है, तो वो कंडीशन में क्या करते हैं, अपने उसको सस्पेंड कर देते हैं, अपने मेटाबॉलिक रेट को कम कर देते हैं। ये तीन तरीके से हो सकता है, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन और डायापोस। तीन तरीके। हाइबरनेशन मतलब, हाइबरनेशन पहले भी चीजें बता चुका हूँ। हाइबरनेशन का मतलब, हाइबरनेशन इज द प्रोसेस बाय विच द एनिमल अवॉइड स्ट्रेस बिकम इनएक्टिव ड्यूरिंग विंटर। विंटर के दौरान जब, ठीक है, जैसे छिपकलियों को देखो, अब ठंडी आने वाली है, छिपकलियां दिखना बंद हो जाएंगी, मेढक दिखना बंद हो जाएंगी। बियर्स, पोलर बियर्स जो होते हैं वो, ये क्या दिखाते हैं, हाइबरनेशन दिखाते हैं। ठीक। वैसे गर्मी में अगर अपने सभी प्रोसेस को सस्पेंड कर दो तो एस्टिवेशन कहेंगे, है ना, ड्यूरिंग समर। ऐसा स्नेल और फिशेस, स्नेल और फिशेस दिखेंगी नहीं, दिखती है कि नहीं दिखती गर्मी में, जैसे पानी गिरता है अचानक से घे घोंगे और ये मछलियां निकल आते हैं। तो ये क्या कहलाया, एस्टिवेशन। गर्मी में अपनी प्रोसेस को क्या करना, कर ले अपने मेटाबॉलिक रेट को कम कर देना। एस्टिवेशन हमने प्लांट के अंदर ही पढ़ा था, है ना। स्पेशल अरेंजमेंट, किसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट, अरेंजमेंट, स्पेशल अरेंजमेंट फॉर, इसका कैलिक्स एंड करोला का अरेंजमेंट जो था वो क्या था, एस्टिवेशन। ठीक है, यहाँ पे भी एस्टिवेशन वही सेम वर्ड है। यहाँ पे भी समर का, समर के लिए स्पेशल व्यवस्था है। वहाँ कैलिक्स करोला के, अब जनरली जो फूल खिलते हैं वो समर वाले सीजन के पहले, जस्ट पहले खिलते, वो जो आता है कौन सा, स्प्रिंग सीजन, फूल का खिलना, तो इसलिए वहां पे स्पेशल अरेंजमेंट। तो एस्टिवेशन में भी क्या किया उन्होंने, स्पेशल अरेंजमेंट। एस्टिवेशन वर्ड का मतलब भी क्या होता है, स्पेशल अरेंजमेंट।
तो उन्होंने समर के लिए स्पेशल अरेंजमेंट करके रखा हुआ है क्या कि अपनी मेटाबॉलिक रेट को कम कर लेंगे, इसलिए इसको बोल रहे हैं एस्टिवेशन। कौन दिखाता है? स्नेल्स एंड फिशर। देन नया अगला टर्म डायापॉज। पॉज का मतलब रोकना है ना, गेम खेलते खेलते बीच में पॉज कर देते हैं, मतलब स्टॉप कर देना। डाया मतलब दो के बीच की स्टेज, दो डाया मतलब दो, दो सीजन्स के बीच मान लो, या किसी के भी दो दो होता है, डाया मतलब दो। तो स्टेज सस्पेंड कर देता है। जैसे बहुत सारे अनफेवरेबल कंडीशन आ गई तो जू प्लैंक्टन्स क्या होते हैं, वो अपनी लाइफ को सस्पेंड कर देते हैं। सस्पेंड का मतलब वो पड़े रहते हैं चुपचाप बस, ठीक। वो क्या करते हैं, कुछ भी मूवमेंट नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, डाया पोज कर देते हैं, बिल्कुल लाइफ को रोक सा देते हैं, ठीक है। जू प्लैंक्टन बस तैरते, से पानी के ऊपर है, बस वो तैर, पानी के फ्लो के साथ जहां जा रहे हैं उनको मतलब पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हें प्लांट है कि एनिमल है, बिल्कुल वैसे ही। अब वो बिल्कुल पड़ा हुआ है जैसे कि मर गया, तो उसको बोलते हैं डायापोज। दिखाते कौन है? जू प्लैंक्टन। उसके बाद एडेप्टेशन क्या होता है? एडेप्टेशन मतलब किसी भी टाइप का चेंज करना जिससे वो अपने एनवायरनमेंट में क्या कर सके, सरवाइव कर सके, वो एडेप्टेशन है। सिंपल सा वर्ड है, अडेप्ट होना, है ना। तुम नई जगह जाते हो तो अडेप्ट होते हैं, उसी टाइप से कोई सा भी ऐसा स्पेशल टाइप का कुछ भी उसने किया हो जिससे क्या किया हो कि वो अपने एनवायरनमेंट में, हैबिटेट में क्या हो, सरवाइव करने के लिए कोई भी चेंज हो, चाहे वो बाहर से उसने चेंज किया हो, चाहे अंदर चेंज किया हो, चाहे अपने बिहेवियर में चेंज किया हो, किसी भी टाइप का चेंज। मॉर्फोलॉजिकल हो सकता है, मॉर्फोलॉजिकल का मतलब क्या हुआ, आउटर। फिजियोलॉजिकल हो सकता है या बिहेवियरल हो सकता है। दैट एनेबल टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स हैबिटेट, जहां भी हैबिटेट में है वहां पे वो क्या कर सके, रह सके, कुछ भी चीज, कोई भी चेंज, वो एडेप्टेशन कहलाएगा। एडेप्टेशन कैसे हुआ? बहुत लंबे समय के बाद हुआ, लॉन्ग पीरियड। वही लिखा है, एडेप्टेशन हैव इवॉल्व ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आर जेनेटिकली कंट्रोल्ड, है ना। फिर धीरे धीरे क्या हो गया, जीन्स में भी चेंज हो गया, तो एडेप्टेशन हो गया। जैसे डेजर्ट प्लांट का दिया हुआ है कि डेजर्ट प्लांट में क्या होता है, अब इसमें ये प्लांट है नागफनी जिसको बोलते हो, क्या होता है इसमें, इन्हें कैसे पानी की कमी है तो क्या क्या एडेप्टेशन किए इन्होंने, संकन स्टोमेटा कर दिए, स्टोमेटा धसे हुए नीचे, ये देखो संकन स्टोमेटा। तो स्टोमेटा पानी का लॉस कम करेंगे। लीफ मॉडिफाई हो गई स्पाइन में, और स्टेम मॉडिफाई हो गया लीफ में, ड्यू टू सीएम पाथवे। ये एक पाथवे होता है सीएम पाथवे, फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या करते हैं, ये रात में भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, सनलाइट को दिन में ट्रैप करेंगे, नाइट में भी क्या कर सकते हैं, मतलब ये स्टोमेटा बंद ही रहेंगे, ठीक है। रात में क्या कर लेंगे, वाटर को और ट्रैप करके रखते हैं। एक तरीके से सीएम पाथवे में, ड्यू टू सीएम पाथवे फोटोसिंथेसिस इन स्टोमेटा रिमेन क्लोज ड्यूरिंग डे। दिन के समय में सनलाइट ज्यादा हो तो दिन के समय में क्या होता है, दिन के समय में ये स्टोमेटा को क्लोज रखेंगे। अब स्टोमेटा अगर क्लोज हुआ तो CO2 ले पाएगा क्या प्लांट दिन में? नहीं ले पाएगा। पर फोटोसिंथेसिस तो दिन में करनी है, लाइट दिन में है तो फोटोसिंथेसिस दिन में होगी। तो ये स्टोमेटा, और दिन में स्टोमेटा क्या होते हैं, बंद होते हैं। तो एक पाथवे चलता है सीएम पाथवे, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे है। तो इसमें क्या करते हैं कि जो स्टोमेटा नाइट में ओपन होंगे, नाइट में ओपन होके ये CO2 को बाइंड करके रख लेते हैं, CO2 के इस एसिड के फॉर्म में अपने अंदर रख लेते हैं, ठीक है। नाइट में ओपन हुआ, CO2 को ट्रैप कर लिया। अब ये CO2 दिन के समय स्टोमेटा बंद है, पर फोटोसिंथेसिस के समय CO2 को रिलीज कर देते हैं। जैसे हमने देखा था C4 साइकिल में, C4 साइकिल में क्या कर रहा था कि बाहर से CO2 को ट्रैप करके ला रहा था, किसके फॉर्म में, ऑक्जेलिक एसिड से फिर मैलिक एसिड बन रहा था, एस्पार्टिक एसिड बना था, याद करो C4 साइकिल। तो यहाँ पे भी उसी टाइप से साइकिल होती है जिसमें क्या करते हैं, रात के समय में CO2 को बाइंड करके रख लेते हैं और दिन में फोटोसिंथेसिस करते हैं, स्टोमेटा ओपन नहीं होते। उसके बाद एक्वेटिक प्लांट, इनमें भी एडेप्टेशन मिलता है। इनके अंदर एक स्पेशल टाइप का टिश्यू मिलता है, इसको कहते हैं एरन कायमा। एरन कायमा मतलब इसके अंदर एयर भरी रहती है, एरन कायमा, ठीक है। क्या कहेंगे उसे? एरन कायमा, ठीक है। एक क्लोरेन कायमा, ये सब पेरन कायमा का टाइप है। एरन कायमा जब हमने टिश्यू पढ़ाया था मैंने, तब बताया था प्लांट एनाटोमी में, एरन कायमा का नाम भी बताया था।
तो क्या करते हैं, इनके अंदर एरेनकाइमा होता है, साथ ही वैक्स की कवरिंग होती है। वैक्स की कवरिंग होती है, वैक्स की कवरिंग है, देखो वैक्स की कवरिंग है, जिससे पानी क्या हो, ऐसा इनके अंदर ना आ सके, है ना, सड़ा ना सके इनको, नहीं तो पानी से सड़ने लग जाएंगे चीजें। फिर डेजर्ट एनिमल्स भी अडेप्टेशन दिखाते हैं। क्या अडेप्टेशन दिखाते हैं, अब पानी नहीं है तो क्या करेंगे, ऐसी कोई मेथड डेवलप करेंगे जिससे पानी पीना ही ना पड़े। जैसे यहाँ जो दिखाया है, ये कौन सा चूहा है, कैंगारू रेट। कंगारू रेट क्या करते हैं, कंगारू रेट लिविंग इन डेजर्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ये याद रखना रहता कहाँ पर है, और पूरी लाइफ में कभी क्या नहीं पीता, पानी नहीं पीता है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट में रहता है कंगारू रेट, नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट में रहता है, और कभी भी क्या नहीं पीता, पानी नहीं पीता। जो भी पानी कहाँ से फिर आएगा, मेटाबॉलिक वाटर। मेटाबॉलिक वाटर मतलब जो खाना खाया, तो खाना खाने के बाद जो ग्लूकोज का डाइजेशन होता है, ग्लूकोज का डाइजेशन जो होता है, ग्लूकोज का हुआ, फैट का हुआ, प्रोटीन का, तो इनका डाइजेशन जब होता है तो क्या बनता है, CO2 प्लस H2O। तो इस H2O को ये यूज करता है। ठीक, क्या लिखा है ना, बाय इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो फैट का एक प्रोडक्ट है, और साथ में मेटाबॉलिक, जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है उसमें वाटर बनता है मेटाबॉलिक प्रोसेस में, तो मेटाबॉलिक वाटर को यूज करता है कौन, कैंगारू। ठीक है, इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन। ऐसे फैट ऑक्सीडेशन से जो ऊंट होते हैं, ऊंट भी होते हैं ना, 30-30 दिन तक पानी नहीं पीते। क्यों नहीं पीते, इनके ऊपर भी ऐसे कुबर होता है, कुबर के अंदर क्या स्टोर होता है, फैट स्टोर होता है। अब ये जब पानी की प्यास लगती है तो इसी फैट का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो दो चीजें मिलेंगी, एक तो फैट के ऑक्सीडेशन से एनर्जी भी मिलेगी, और दूसरा वाटर भी मिलेगा। ठीक है, तो वो कंगारू रेट, जो भी चीजें हैं जो रेगिस्तान में है, वो अपने आप को इस टाइप से जिंदा रखती, कभी पानी पीने की इसको जरूरत ही नहीं है। ऊंट जो है वो 30 दिन में एक बार पानी पीते हैं, ऊंट, है ना, कैमल, उनको क्या कहते हैं, जहाज कहते हैं ना, रेगिस्तान का जहाज। उसका इनका यूरिन जो होता है बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होगा, मिनिमम लॉस ऑफ वाटर करना करते हैं। चलो, अब आओ एलेंस के रूल पे। एलन का क्या नियम है, एलन ने रूल दिया कि जो भी एनिमल्स ठंडे जगह पर होंगे, जो भी कहां पर होंगे, कोल्डर एरिया में, उनके बाहर आउटर एट्रीब्यूट, जो भी बाहर वाले एट्रीब्यूट, मतलब जो भी बाहर की चीजें हैं, जैसे अपने हाथ कान नाक है, तो ये क्या होंगे, छोटे होंगे। क्या होंगे, छोटे होंगे, आउटर एट्रीब्यूट्स स्मॉल होंगे। आउटर एट्रीब्यूट जैसे ईयर हो गया, ठीक है, लिम्स हो गए, हाथ हो गए। आउटर कोल्डर एरिया में रहने वाले के आउटर एट्रीब्यूट जैसे ईयर और लिम्स है, वो क्या होते हैं, जनरली शॉर्टर होते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनमें ब्लड फ्लो होगा, ब्लड फ्लो होगा तो ब्लड फ्लो होगा तो हीट ज्यादा लॉस होगी, हीट लॉस तो बचाना है ठंडे वालों को। जबकि जो गर्मी वाले एरिया, जो कहाँ पर होंगे, हॉट जगह पर होंगे, उनके जो एट्रीब्यूट होंगे, ईयर्स, नोज, लिम्स, वो क्या होते हैं, वो बड़े होते हैं। क्या होंगे वो, साइज में बड़े होंगे। क्यों, क्योंकि क्या करना है इनको, गर्मी ज्यादा है, तो गर्मी क्या होगी, एनवायरमेंट, जैसे कान बड़े हैं, इस पे देखोगे तो बहुत ज्यादा ब्लड वेसल है, तो यहाँ से हीट बाहर निकलेगी। ठीक है, और ये क्या करेंगे इनके, ये देखो ये कौन है, सील है, ठंडे इलाके में पाँव कितना छोटा सा है। ठीक है, कान दिख ही नहीं रहा है। ठीक, ये ठंडा वाला इलाके में है तो इसके कान छोटा है, और जो ये खरहा है, ये ऐसे इलाके में तो इनके कान बड़े हैं, ऐसा। तो ये इनने दिया था, एलेंस का रूल था। एलेंस का रूल क्या था, कि जो कहाँ पर होते हैं, जो कोल्डर एलिमेंट्स क्लाइमेट्स में होते हैं, उनके शॉर्टर ईयर्स होते हैं और लिम्स होते हैं, हीट लॉस को रोकने के लिए। ठीक, और जो गर्म जगह पर रहेंगे वो, उनके जो ईयर्स और लिम्स होंगे वो बड़े होंगे। फिर इनके अंदर एक लेयर्स भी होती है, जैसे पोलर सील्स जो होती है, उनके अंदर एक थिक लेयर होती है फैट की स्किन के नीचे, जो कि इंसुलेटर का काम करती है ना। फैट क्या होता है, बेड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बेड कंडक्टर होता है फैट। ठीक,
हमने माइलिन शीथ में देखा था, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की बात करी थी। माइलिन शीथ में जब करा था तो फिन के ऊपर होती है वेल, जो होती है वेल मछली, वेल मछली के नीचे होती है ब्लबर, उसको बोलते हैं ब्लबर, ब्लडर लिख दिया, ब्लबर। ठीक है, ब्लबर बहुत मोटी लेयर है फेट की, ठीक, जो कि क्या करती है वेल को कम टेम्परेचर, मतलब ये हीट इंसुलेशन देती है, हीट लॉस से बचाती है। अब जो डिजर्ट की लिजार्ड है, ये बता रहा था ना, ये जैसे डिजर्ट लिजार्ड है, जो डिजर्ट लिजार्ड मतलब जो कहाँ पाई जाती है, डेजर्ट में। तो क्या करती है कि उनके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना है, तो क्या करती है, दे बास्क इन द सन। मतलब जैसे जो डेजर्ट होते हैं वहां पे नाइट का टेम्परेचर क्या हो जाता है, बहुत कम, जीरो तक पहुंच जाता है, मान लो दिया, बहुत कम हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, और दिन का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। तो अभी रात का टेम्परेचर क्या हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस। तो बॉडी टेम्परेचर को क्या करना है, इनको वापस से 40 डिग्री सेल्सियस लाना है, तो क्या करती है, धूप में चली जाती है। ठीक है, कहाँ चली जाएंगी, वापस से धूप में जाएंगी, और धूप में बास्किंग मतलब एब्जॉर्व करती है। ठीक, और अपने टेम्परेचर के बराबर जब आ जाता है तो वापस से शेडो प्लेस में चली जाएंगी। ऐसे बहुत से डेजर्ट एनिमल्स हैं। अब बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो, अंदर का टेम्परेचर तो हमेशा कैसा होगा, अंदर का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, जमीन के अंदर का टेम्परेचर कम ही रहेगा। ठीक, बाहर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये लोग क्या करते हैं, बरोइंग करते हैं। बरोइंग का मतलब क्या होता है, जो अंदर बिल बनाना है, चूहे बनाते हैं ना बिल, तो ये भी क्या करता है, डेजर्ट एनिमल को हाई टेम्परेचर से प्रोटेक्शन का काम करता है। तो ये हो गया इनके बारे में। एक और टर्म्स आ गया इस पॉपुलेशन के पहले, एक और चीज रह गई है, एल्टीट्यूड सिकनेस। एल्टीट्यूड सिकनेस क्या होता है, एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड पे, ऐसी जगह जहां पे क्या है, पहाड़ियों पे मान लो, हाई एल्टीट्यूड पे, हाई एल्टीट्यूड पे, जैसे कि रोहतांग हो गया, है ना, जो मनाली है, मानसरोवर है चाइना का, है ना, ये याद रखना है। 3500 मीटर से ज्यादा, 3500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाला स्थान, जैसे रोहतांग, रोहतांग दर्रा सुना होगा ना, नेपाल में रोहतांग दर्रा, इधर ही है ना, नेपाल के आसपास ही है शायद, रोहतांग, रोहतांग पास। ठीक, फिर मनाली, मानसरोवर, मानसरोवर कहाँ पर है, चाइना में। तो जब ऐसी हाई ऊंचाई पर जाओगे, बात क्या कर रहे हैं, मानसरोवर, तिब्बत, इनमें जाओगे, तो ये हाई एल्टीट्यूड पर है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी, हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन की कमी। अब उसको सॉल्व कैसे करोगे, हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तुम्हारी बॉडी क्या करेगी, पहले तो ऑक्सीजन कम है, तो आरबीसी ऑक्सीजन कैरी करती है, तो आरबीसी के नंबर बढ़ा दो, तो ज्यादा ज्यादा ऑक्सीजन कैरी करके, ज्यादा आरबीसी ज्यादा ऑक्सीजन कैरी करेगी। दूसरा, इसका आरबीसी का बार बार क्या कर दो, बार बार लंग्स में जाए, बार बार जाए, है ना, ऑक्सीजन कम है तो बार बार जितनी ज्यादा ले सके उतनी ज्यादा करा, तो बार बार मतलब ब्लड को बार बार लंग्स में भेजो, बार बार लंग्स में भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा, हार्ट रेट को बढ़ाना पड़ेगा, तो हार्ट रेट बढ़ा दो। ठीक है, हार्ट रेट को क्या कर दो, बढ़ा दो। ठीक, तो हार्ट रेट थोड़ी सी बढ़ जाती है, और सांस लेने की रेट बढ़ा दो, बार बार सांस भी अंदर जाएगी, तो ब्रीदिंग रेट भी बढ़ा दो, सांस लेने की ब्रीदिंग रेट भी बढ़ा दो, ब्रीदिंग रेट बढ़ा दो। तो ये सारी चीजें, और आरबीसी बढ़ जाती है, हल्की सी हार्ट रेट भी बढ़ जाती है। ठीक। अच्छा, जो पहली बार जाता है ये तो धीरे धीरे वहां पे अडेप्ट हो जाते हैं, जो भी पहाड़ चढ़ते हैं ना, जैसे एवरेस्ट, जो चढ़ने जा रहे हैं माउंट एवरेस्ट, तो पहले उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद वो जाते उतरते, एक बार में कोई चढ़ गया तो क्या होगा, उसको चक्कर आ जाएगा, थक जाएगा, बिल्कुल
हार्ट पैल्पिलेट करने लग जाएगा, बहुत तेज हार्ट रेट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जो वहां पे रहते हैं उनकी हार्ट रेट हल्की सी इंक्रीज रहती है नॉर्मल कंपेयर में, ब्रीदिंग रेट उनकी हल्की इंक्रीज रहेगी, और आरबीसी ज्यादा रहेगी, और हीमोग्लोबिन के आगे हीमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग है, एफिनिटी है, वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना। ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ एफिनिटी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से एल्टीट्यूड सिकनेस को क्या किया जाता है, ओवरकम किया जाता है, मतलब उसको खत्म किया जाता है। हाँ, ठीक। अब आ जाओ पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। अभी तक हम लोग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे थे, सारा ऑर्गेनिज्म देखा हमने, जितने भी ऑर्गेनिज्म है। अब पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट, पॉपुलेशन क्या होता है, ग्रुप ऑफ और इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या है, पॉपुलेशन है। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर और एक जैसे ऑर्गेनिज्म, एक जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिज्म क्या है, किसी भी जियोग्राफिकल एरिया में रहे बहुत सारे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक, तो वो पॉपुलेशन कहलाएगा, है ना, सेम होना चाहिए। तो अब कोई भी पॉपुलेशन है, जैसे चूहे हैं एक जगह पे रह रहे हैं, ठीक, या कोई भी ले लो, इंसान ले सकते हो, कोई भी जानवर ले सकते हो, तो उनमें क्या क्या होगा, कोई भी एक जगह पे रह रहा होगा जियोग्राफिकल एरिया में, जो पॉपुलेशन है उसमें बर्थ रेट होगी, है ना, वहां पे कुछ बच्चे पैदा हो रहे होंगे तो उस पॉपुलेशन की बर्थ रेट होगी, वहां पे कुछ लोग मर रहे होंगे तो वहां की डेथ रेट होगी, वहां का मेल और फीमेल का सेक्स रेशो होगा, और कितने एरिया में कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी होंगी। तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट मतलब जो पॉपुलेशन को हेल्प करने वाले फैक्टर है वो चार फैक्टर है। बर्थ रेट, बर्थ रेट को क्या कहते हैं हम लोग, जो टर्म्स दिया गया, नेटिलिटी। जो डेथ रेट है उसको बोलते हैं मोर्टिलिटी। ठीक है, सेक्स रेशो ये, ठीक है, और पॉपुलेशन डेंसिटी है। ठीक, तो बर्थ रेट को नेटिलिटी, डेथ रेट को मोर्टिलिटी, सेक्स रेशो मेल और फीमेल का रेशो, ठीक है, और पॉपुलेशन डेंसिटी। ये रेशो एक्चुअली सेक्स रेशो में F/M होता है ना, फीमेल अपॉन मेल होता है। A population at given time is composed of the individual of different age group। हम उसमें भी डिफरेंट एज ग्रुप होगा, किसी भी समय पॉपुलेशन है, कोई जवान है, कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, तो द पॉपुलेशन एट गिवन टाइम इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप। अब इनको तीन में डिवाइड कर दिया। एक तो वो जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज पे चल रहे हैं, तो रिप्रोडक्शन के बेस पे किया है, तो सीधी सी बात है, एक उसके पहले वाला फेज प्री रिप्रोडक्टिव, एक उसके बाद वाला पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो डिवाइड किया, पूरे जो भी पॉपुलेशन है उसको डिवाइड किया तीन फेज में, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। तीन ग्रुप में डिवाइड कर दिया, जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनको क्या डिवाइड कर दिया, तीन ग्रुप में। प्री रिप्रोडक्टिव अभी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, दूसरा रिप्रोडक्टिव जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो रिप्रोडक्शन खत्म हो चुका है जिनका। ठीक, तो फिर एज पिरामिड क्या होता है, एज पिरामिड इसी का डिस्ट्रीब्यूशन है, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव का डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम लोग प्लॉट करें तो वही क्या कहलाएगा, एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाता है, एज पिरामिड कहलाता है। एज पिरामिड क्या है, इसी का एज डिस्ट्रीब्यूशन, तीन ही एज का, प्री रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव, इनका क्या है, एज डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लॉटेड फॉर द पॉपुलेशन इज रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पिरामिड। ठीक। In human population, the age pyramid show the age distribution of males and females in combined diagram। ठीक है, मेल और फीमेल को क्या बनाया है, कंबाइन दिखाते हैं। ठीक, ये नहीं, जो पॉपुलेशन के अलग अलग पिरामिड बनाए हुए हैं तुम्हारी बुक के अंदर, अलग अलग पिरामिड्स हैं, उसको तुमको देख लेना, उसमें डायग्राम बने हुए, इसमें दिया नहीं है डायग्राम, तो मैं बता देता हूँ। इधर देखो, देखो तीन टाइप के होगा, एक में देखो, एक में कैसे,
जो नीचे वाला है वो ठीक एक इस टाइप का पिरामिड बना हुआ है। इस जो इस टाइप का ये पिरामिड है, ये पिरामिड क्या होता है, इसको बोलते हैं एक्सपांडिंग पिरामिड। ठीक, एक्सपांडिंग। तो ये क्या करता है, एक्सपांड करता है। जिसमें नीचे नीचे जो है, नीचे वाला सबसे होता है वो प्री रिप्रोडक्टिव। जो सबसे नीचे वाला क्या है, ये क्या दिखाता है, प्री रिप्रोडक्टिव। ठीक है, बीच वाला जो है वो दिखाता है रिप्रोडक्टिव को, बीच वाले रिप्रोडक्टिव को, और ऊपर वाले पोस्ट रिप्रोडक्टिव को। ठीक है, ये तो अब इसमें देखो कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव तो कम है, पर प्री रिप्रोडक्टिव मतलब चाइल्ड ज्यादा है, बच्चे ज्यादा है। तो जिसमें बर्थ रेट ज्यादा हो तो उस टाइप के पिरामिड को क्या कहेंगे, जिसमें बर्थ रेट ज्यादा है, एक्सपांडिंग। क्या कहेंगे उसे, एक्सपैंडिंग टाइप का, जिसमें क्या होगा, बर्थ रेट ज्यादा होगी, चाइल्ड ज्यादा बर्थ ले रहे हैं। ठीक है, जिसमें ज्यादा चाइल्ड बर्थ होगा तो नीचे फैल जाएगा, नीचे फैल जाएगा, इसको बोलते हैं एक्सपैंडिंग टाइप ऑफ पिरामिड। दूसरा जो पिरामिड होता है वो आता है स्टेबल। स्टेबल पिरामिड कैसा होगा, ये कुछ कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक, तो इस टाइप इसमें देखो नीचे प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव लगभग बराबर होते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव बराबर है लगभग। ठीक है, हम लोग जनरली जो पिरामिड का देख रहे हैं ना शेप, वो प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव के बेस पे डिसाइड कर रहे हैं। तो जहां पे प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव की संख्या लगभग बराबर हो, ठीक, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जितने मर रहे उतने पैदा हो रहे हैं, तो उनकी संख्या लगभग बराबर रहती है, तो इसको बोलते हैं स्टेबल। क्या बोलते हैं, स्टेबल। और एक होता है डिक्लाइन। डिक्लाइन में क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव की संख्या ज्यादा होगी। डिक्लाइन में ये तुमको वहां पहचानना है, अगर दे दिया ना तो वहां पे क्वेश्चन आ गया तो ऐसे तुम्हें पहचानना पड़ेगा। ये देखो नीचे है प्री, तो प्री चाइल्ड की संख्या कम है, रिप्रोडक्टिव की संख्या ज्यादा है, और पोस्ट की लगभग सभी में सेम जैसी एक जैसी रही है पोस्ट रिप्रोडक्टिव की। तो इसको क्या कहते हैं, इस टाइप को कहते हैं हम लोग डिक्लाइन। तो तीन टाइप के तो ये एज पिरामिड बनते हैं। एज पिरामिड कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के बनते हैं। कौन कौन से, स्टेबल, डिक्लाइन और एक्सपांडिंग। एक्सपांडिंग में नंबर ऑफ क्या रहेंगे, नंबर ऑफ जो प्री रिप्रोडक्टिव रहेंगे, चाइल्ड होंगे, वो ज्यादा होंगे। स्टेबल में नंबर ऑफ चाइल्ड और रिप्रोडक्टिव बराबर होंगे, और डिक्लाइन में जो चाइल्ड है वो रिप्रोडक्टिव से कम होंगे। समझ गए, तो ये है। बर्थ रेट निकालना तो पता है कैसे निकालते, बर्थ रेट अगर अगर आ जाए तो बर्थ रेट अगर आ जाए तो बहुत इजी है, उसमें कुछ नहीं है। देखो मान लो कि कई मान लो कि कोई 20, किसी में 20 ऑर्गेनिज्म थे, उन्होंने पूरे साल में 8 बच्चे पैदा किए, तो बर्थ रेट क्या हुआ, 8/20। 20 ने 8 बच्चे दिए ना, तो उसको सॉल्व करोगे तो
कितना आएगा? परसेंटेज अगर परसेंटेज में निकालोगे तो इंटू 100 कर दो, अगर परसेंटेज में नहीं निकालोगे तो ये आ जाएगा 0.04, परसेंटेज में निकालोगे तो 4%, 4% ही आएगा। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ? नहीं, 40% आएगा। पॉइंट इसको करोगे तो 0.4 आएगा, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 40% ये बर्थ रेट आएगी। तो इस टाइप से निकालना है अगर बर्थ रेट पूछी जाती है तो। ठीक। पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी भी क्या, पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे निकालोगे? जैसे एक गिवन एरिया है, ये वाला एरिया, इसके अंदर कितने, और मान लो कि 2 जगह है, यहाँ पे 10 ऑर्गेनिज्म है, यहाँ 20 ऑर्गेनिज्म है सेम एरिया में, पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा कहाँ की? यहाँ की। ठीक। तो कितने ऑर्गेनिज्म है पर यूनिट ऑफ एरिया, या पर एरिया का जो भी एक फिक्स कर दे, तो वो क्या कहलाता है? पॉपुलेशन डेंसिटी। सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ होती है? वही आर्कटिक और एंड आर्कटिक एरिया में। ठीक है, आर्कटिक जहाँ पे जैसे कि साइबेरियन हो गया, साइबेरिया में वहां पे जो क्रेन होते हैं, उन साइबेरियन क्रेन, पंछियों के नाम है साइबेरियन क्रेन, उनकी संख्या जो होती है 10 से भी कम होती है। क्या होती है? 10 से भी कम होती है। ठीक है। और अगर अपन ऐसे बात के लिए क्लेमाइडोमोनास की, जो क्लेमाइडोमोनास पढ़ा है हमने ग्रीन एल्गी में, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, तो वो क्या होगा? इसके मिलियंस ऑफ होंगे क्लेमाइडोमोनास। एक पॉन्ड के अंदर देखेंगे तो कितने होंगे? ये मिलियंस होंगे एक पॉन्ड के अंदर। ठीक। तो ये होगी पॉपुलेशन डेंसिटी, एक गिवन एरिया में कितने ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं। ठीक है। चलो, तो ये हो गया। तो ऐसे बैक्टीरिया के बारे में, बैक्टीरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, है ना? क्यों ज़्यादा हो जाएगी? क्योंकि छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत सारे हैं। नंबर्स, अपन पॉपुलेशन डेंसिटी में क्या देखते हैं? नंबर्स, एक गिवन एरिया में कितना नंबर है। ठीक है। जो यहाँ लिखा हुआ है, एक लाइन जो लिखी हुई है उन्होंने, द शेप ऑफ पिरामिड लिक्विड द ग्रोथ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन। एक्सपैंडिंग हो सकता है। एक्सपैंडिंग किसका होता है? जो पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, ग्रोइंग पॉपुलेशन का। स्टेबल पॉपुलेशन और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, 3 टाइप की पॉपुलेशन देखी जा सकती है। फिर पॉपुलेशन ग्रोथ, द पॉपुलेशन, द साइज ऑफ पॉपुलेशन कीप चेंजेस विद द टाइम। अलग अलग टाइम के हिसाब से चेंजेस होते रहते हैं। जैसे कि फूड कैसा है, वहाँ पे फूड अवेलेबल है कि नहीं, खाना ही नहीं है तो खाने को ही नहीं मिल रहा है। वेदर कैसा है, मौसम, प्रीडेटर प्रेशर कैसा, प्रीडेटर मतलब जो खाते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म को खाने वाले, और कंपटीशन कितना है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ डिपेंड करती है इन चीज़ों पे कि ये चीज़ें कैसी है। ठीक। उसके अलावा कोई वहाँ बाहर से आ जाए तो उसको ई माइग्रेंट कहते हैं। कोई बाहर चला जाए उसको ई माइग्रेंट, मर जाए, जन्म हो जाए, तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि किसी भी पॉपुलेशन को डिसाइड करती है। एक तो पॉपुलेशन की ग्रोथ किस पे डिपेंड करती है? इन चीज़ों पे। किसी पॉपुलेशन की ग्रोथ, फूड कितना है, वेदर कितना है, प्रेडेटर प्रेशर कैसा है, किस कॉम्पिटिशन कितना है। ठीक। फिर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन निकालनी है तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन किसके बेसिस पे निकालेंगे? कितना नंबर डेंसिटी है, नेटिलिटी, मोर्टिलिटी, कितने जन्म ले रहे, कितने मर रहे। मतलब एक है, इस एरिया में मान लो 10 लोग थे, अब यहाँ पे मान लो 2 लोग मर गए, डेथ हो गई, तो उनको माइनस कर दो। 2 लोग नए, 2 बच्चे, 2 या 3 बच्चे पैदा हो गए, उसको प्लस कर दो। बाहर से एक आदमी आ गया रहने के लिए, उसको प्लस कर दो। जो बाहर जा रहा है, कोई बाहर चला गया तो माइनस हो जाएगा। तो इस टाइप से पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? डिसाइड होती है। पॉपुलेशन डेंसिटी में क्या क्या डिसाइड करोगे? ये दिया नहीं है यहाँ पे, देखो। पॉपुलेशन डेंसिटी में सिंपल सी चीज है कि ये दिया है ना, हाँ, एन टी, पॉपुलेशन डेंसिटी किसी भी टाइम पे,
बराबर n0। n0 मतलब पहले कितनी थी, जैसे यहाँ बताया कि 10 थे, तो n0 कितना आ गया 10। ठीक, मुझे निकालनी है यहाँ पे 1 साल बाद, यहाँ पे 1 साल बाद कितने लोग बचे, तो 10 हो गए n0। n0 मतलब बिगनिंग में कितने थे, तो 10 थे। अब उसमें से b मतलब बर्थ कितने का हुआ, नेटिलिटी कितने की है, मान लो 3 पैदा हुए तो +3, प्लस आए कितना, मान लो एक कोई पर्सन आ गया था बाहर से रहने के लिए तो +1। ठीक, अब मरे कितने, डी मतलब डाई माइनस डी, तो मरे कितने, मान लो 2 लोग मर गए तो -2, और बाहर कितने चले गए, मान लो 2 लोग ही बाहर चले गए, -2। तो अब इसको टोटल कर लोगे तो क्या आ जाएगा, पॉपुलेशन की ग्रोथ कितनी हुई, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है टी टाइम पर। ठीक है, तो ये याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है ना, सारा डाटा देते हैं कितना बाहर गया, ये हुआ ऐसा हुआ, और एक कौन सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन तुमसे पूछ ले। तो NT इक्वल टू n0 मतलब पॉपुलेशन एट बिगनिंग प्लस बर्थ रेट प्लस ई माइग्रेट माइनस डी प्लस ई। डी मतलब डेथ, ई मतलब ई माइग्रेंट मतलब बाहर जाने वाले। ठीक, ये पॉपुलेशन जो ग्रोथ है अब वो 2 तरीके की होती है, एक होती है एक्सपोनेंशियल, एक होती है लॉजिस्टिक ग्रोथ। 2 टाइप की ग्रोथ देखने को मिलेगी। ठीक, तो एक्सपोनेंशियल मतलब ये होती है, देखो यहाँ पे दोनों ही दिखाया हुआ है, एक्सपोनेंशियल और दूसरा ये लॉजिस्टिक। ठीक, तो जो एक्सपोनेंशियल है उसमें तेजी के साथ एक्सपांड हो गई है, लॉजिस्टिक में एक समय के बाद क्या होती है, फिक्स हो जाती है। तो लॉजिस्टिक का अगर तुम ग्राफ देखो तो कैसा आता है, लॉजिस्टिक का ग्राफ सिग्मोइड शेप का आता है। ठीक, एक्सपोनेंशियल का क्या होता है, बढ़ता हुआ ग्राफ जाता है। जो नॉर्मल मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन कैसे दिखाती है, लॉजिस्टिक ग्राफ या सिग्मोइड ग्राफ दिखाती है मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन, पर बहुत कुछ एक एक्सपोनेंशियल भी दिखाती है, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह हो गए। ठीक, तो एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक 2 टाइप के होते हैं। किसी भी अगर एक्सपोनेंशियल निकाले किसी भी जगह का, तो ये देखो कि निकलता है किससे, b माइनस डी का मतलब बर्थ रेट माइनस डेथ रेट अपॉन इंटू n। ठीक है, इसको ये करके बनाया हुआ, b माइनस डी क्या होगी, रेट हो गई, जितने मर रहे हैं पैदा हो रहे हैं उसमें से मरने वाले को हटा दो तो ये हो गया क्या, रेट हो गई, कितने पैदा हो रहे हैं, है ना। तो dn अपॉन dt इक्वल टू rn, dn अपॉन dt अपॉन dn अपॉन dt रेट निकालनी है एक्सपोनेंशियल की, तो इक्वल टू rn, और इसको और अच्छे से सॉल्व करो तो ये आता है तुम्हारा nt इक्वल टू n0 e की पावर rt। ये इक्वेशन तुम्हें याद रखनी है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए, nt इक्वल टू n0 e की पावर rt। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा यहाँ से, यहाँ दिया नहीं है, यही तुमसे पूछा जो जाएगा वो यही याद रखना है तुम्हें, क्या, nt इक्वल टू n0 भी बोलते हैं, n0 जो बोलना, n0 e की पावर rt। r क्या है, रेट ये वाला, और t टाइम है, e एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, n0 बिगनिंग पे कितनी थी, t टाइम पे कितनी ग्रोथ। फिर लॉजिस्टिक में, लॉजिस्टिक का जो फॉर्मूला dn अपॉन dt इक्वल टू r n k माइनस n अपॉन k। अब ये k क्या है, केयरिंग कैपेसिटी है। ठीक है, k क्या है, केयरिंग कैपेसिटी। केयरिंग कैपेसिटी क्या होती है कि मतलब फुल सुविधा दे दो, सारी सुविधा, खाने की, पहनने की, रहने की सारी सुविधा में कितना ग्रोथ कर सकता है, वो उस एरिया की केयरिंग कैपेसिटी कहलाता है। ठीक है, अब इसके आगे कल पढ़ेंगे, अभी चैप्टर में वैसे ज़्यादा बच्चा तो नहीं है, बचा वैसे ज़्यादा है नहीं, म्यूचुअलिज्म, इसके बाद म्यूचुअलिज्म वगैरह बच्चा है, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन आज ही खत्म कर दें, कल करें, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन है, अभी तो टाइम है, आज ही पढ़ लेते हैं। अब यही सब